वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे साथ 7 स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटर के रियल फाइटर्स हैं। देखिए, रैंकर्स के इंटरव्यूज तो हर कोई लेता है, बट ये रैंकर्स तो नहीं है। बट मैं इनको रियल फाइटर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने ना May 26 अटेम्प्ट में अपने अपने तरीके से बाउंस बैक करके, इनके बहुत सारे चैलेंजेस थे, डर था, फोबिया था। बहुत इनमें से कुछ बच्चे पिछली बार पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए थे एग्रीगेट के कारण। तो अपने अपने डर को कैसे इन्होंने बाउंस बैक किया, वो बाउंस बैक करने के बाद कैसे इन्होंने एग्जम्पशन अचीव किया। किसी ने 80s, किसी ने 75, किसी ने 77, किसी ने 60s, कैसे अचीव किया, वो आज मैं इनसे पूछने वाला हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ये सब बच्चे अपनी तरफ से गाइड कर सकें। मैंने स्पेशली इन बच्चों को सिलेक्ट किया है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारे बच्चों की मैंने स्टोरी सुनी, और उसके बाद आई रियलाइज कि ये 7 बच्चों की स्टोरी सिर्फ मुझे नहीं सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। बिकॉज मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ना, लड़ना कैसे है, लड़ना कैसे है। तो लड़ने का तरीका इन बच्चों से मैंने मैंने जानने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, और इन लोगों को अपनी बेस्ट विशेस जरूर देके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने है, आप मेरे साथ हैं आपके सामने 7 स्टूडेंट्स: चेतन पाटिल, शांतनु, अश्विनी सिंह, राघव करवा, रिया, प्राची और तान्या तिवारी। अलग अलग सिटीज के बच्चे हैं। इवन यहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि एक एक दो मेरे फेस टू फेस के हैं, एक दो लाइव बैच के हैं, एक दो मेरे रिकॉर्डेड बैचेस कर चुके हैं, किसी ने शायद यूट्यूब पे मुझे फॉलो किया था। तो ऐसे मिक्स करके मेरे सामने ये सारे बच्चे हैं। तो कहीं से भी कहीं तक मैंने ये कोशिश की है कि यार, हम सही तरीके से इन बच्चों की जो स्ट्रेटेजी है वो पहुंचा सके बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन मैं हर बच्चे से अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा, और सुनिएगा जरूर। वी स्टार्ट फर्स्ट विथ रिया। रिया, हाय। हाय सर। कैसे हो रिया? बहुत अच्छा है सर। तो आपका अभी अच्छे से एग्जाम हो गया, सबसे पहले तो बताओ कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली बार तो बहुत हल्का लग रहा है। मतलब एग्जाम हाँ। जब तक नहीं हुआ था तब तक हाँ। ऐसा लगता था कि बस अब ब्लास्ट हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा ब्रेन के हाँ। अंदर। ओके। इतना कंटेंट हो गया था। करेक्ट। सो रिया, जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे पता चला कि May 26 से पहले आपके 39 मार्क्स आए थे, मतलब 1 मार्क से आपका एडवांस अकाउंट्स रह गया। रिया, आप मेरे फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट भी रहे हो। तो ये जो 39 मार्क्स से सीधा 75 मार्क्स, रिया आपके 75 मार्क्स की कहानी थोड़ी मैं समझना चाहूंगा। कैसे आपने बाउंस बैक किया उस टाइम पे जब आपको 39 मार्क्स आए? तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको रियलाइज हुई कि मैंने ये गलती की, अब मैं इस गलती को ठीक करूंगी, और आपने वो गलती ठीक की? सर पहली चीज तो मैंने जो मिस्टेक किया था कि मैंने लेक्चर्स, मतलब मैंने खुद से सेल्फ स्टडी के बेसिस में आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाई स्टार्ट की। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत टाइम भी ले रहा था क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था मेरे को कि ओके। कैसे कैसे पढ़ना है। लाइक अमालगमेशन का चैप्टर है, रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर्स है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। बट मैंने किसी तरह वो मैनेज किया। देन जब मेरा रिजल्ट आया, देन आई रियलाइज कि आई शुड टेक द लेक्चर ऑफ एनी टीचर। देन आई फाउंड जय सर। तो फिर बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया कि किसका लेना चाहिए। देन आई फाउंड कि मेरे को जय सर का लेना है, और फिर मैंने क्लासेस लिया। और उसके बाद जैसे जैसे सर आप बोलते थे क्लास में, जो भी होमवर्क देते थे, मैं सेम सीक्वेंस फॉलो करती थी। और फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था, और 90 मार्क्स में से 75 आए। बट रिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लासेस, वी ऑल नो। ठीक है, आपने मुझे बोला कि भाई मैंने जय सर का क्लास लिया, बट मैं फ्रेंकली बता दूं कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि किसी भी बच्चों को ये लगे कि मैंने मार्केटिंग के लिए बनाया है। तो अदर देन क्लासेस, आपको ऐसा क्या, आपने ऐसा फॉलो किया जो आपको आपको 39 से सीधा 75 तक की कहानी आपको मिली? मतलब ठीक है, टीचिंग तो क्या है, हर कोई अच्छी करता है। अदर देन द टीचिंग, व्हाट यू फेल्ट? सर मैंने हर कुछ राइटिंग प्रैक्टिस किया था। लाइक जो 2 महीने का गैप होता है, क्योंकि मैंने बोर्ड ग्रुप्स दिया था, तो जो 2 महीने का स्टडी लीव मिला था उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। अमालगमेशन का जितना भी आपने जो मस्ट डू क्वेश्चन दिए थे, वो भी हम्म। मैंने हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखे। हम्म। और तब तब जाके वो एग्जाम में सब फ्लो बन गया था कि हम हमारा ब्रेन के साथ साथ हमारा हाथ भी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा था, क्योंकि हैंड्स जो थे वो वैसे सेट हो गए थे कि अगर हम्म। क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे फ्लो में चलना है आगे। ओके, तो तो सर यू मीन। राइटिंग राइटिंग हाँ हाँ, प्रैक्टिस, बोलिए। ये सर राइटिंग प्रैक्टिस वाज द मेजर रोल प्लेयर था मेरे लिए। और सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई थी। हम्म। और हम्म।
और सर एट द सेम टाइम जैसे अमेलगमेशन मैंने ये पहले से डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कौन सा छोड़ना है, अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से। हम्म। तो ये सारी चीजें पहले से प्लान कर लिया था, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारी चीजें प्री प्लान्ड थी और एग्जाम में वैसे ही एग्जीक्यूट भी हो गया। ओके। सो मैं ये कह सकता हूं कि रिया ने दो चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस किया। एक तो राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, शायद रिया की राइटिंग प्रैक्टिस उससे पिछले अटेम्प्ट में अच्छी नहीं रही होगी। और दूसरी, प्री प्लानिंग, पहले से ही पता होना चाहिए कि यार मेरे कौन कौन से कदम रहने वाले हैं, मैं क्या करूंगी, मुझे पेपर को कैसे हैंडल करना है, पहले से ही सारी चीजें प्लानिंग में थी। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप ध्यान से समझिएगा कि प्रैक्टिस की रेलेवेंस, प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा हो सके हर सब्जेक्ट की प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि सब लास्ट में देख लेंगे या एग्जाम टाइम में एग्जाम के सेंटर में बैठ के डिसाइड करेंगे कि देखते हैं क्या करना है, अमेलगमेशन छोड़ना है कि कंसोलिडेशन। तो प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच रिया। रिया के 75 मार्क्स आए थे, पिछली बार आए थे 39 मार्क्स, इसलिए मैंने रिया को चूज किया ताकि पता चले कि उन्होंने क्या किया। चलिए, नाउ नेक्स्ट कम टू प्राची। हाय प्राची, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया बेटा। सो प्राची, आप मुझे ये बताओ, आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने बोला कि आप प्राची साइंस बैकग्राउंड से हो, राइट? जी सर। यस, तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपका फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था। तो आपने कहा था कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि साइंस हाँ। बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। पर उसके बाद फिर इंटर में आपको कुछ अटेम्प्ट लगे जहां पर आपके एडवांस अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट दिस टाइम यू गॉट 64 मार्क्स, मतलब आपकी यस। एग्जाम्शन आई। पहले आपके एडवांस अकाउंट्स में इससे पहले आपने दो अटेम्प्ट दिए पर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मुझे ये बताओ कि आपने इस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस का क्या नुकसान आपको हुआ, और आपने मेंटली फिर अपने आप को बाउंस बैक कैसे किया? सर सबसे मेन तो जो इसका सेटबैक था वो ये था कि जब क्लासेस रहती थी तो उस टाइम पे ऐसा था कि चलो ठीक है, जैसे फाउंडेशन लास्ट मोमेंट पे हो गया था, अच्छे से 1.5-2 महीने पढ़ाई हो गई थी तो इंटरमीडिएट भी हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर क्लासेस नहीं भी करी हमने तो अगर बैकलॉग वगैरह रहेगा तो ठीक है, हम देख लेंगे, उस टाइम कवर कर लेंगे। बट हम्म। वो एक बार क्लासेस जब छूटती हैं तो फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद ऐसे हम्म। धीरे धीरे करके टॉपिक्स छूटते ही चले गए। एंड एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि इतना ज्यादा बैकलॉग हो गया था कि अब लग रहा था कि ये करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हम्म। ही हम बैकलॉग कवर करेंगे। एंड इसकी वजह से फिर मैंने अपना मई अटेम्प्ट भी स्किप भी किया था और मैंने September 25 में फिर अटेम्प्ट दिया था। बट उसमें मेरे सबसे अच्छे मार्क्स एडवांस अकाउंट्स में ही थे, 53 मार्क्स आए थे मुझे उसमें। एंड ओके। बट स्टिल मैंने बोथ ग्रुप दिया था तो क्लियर नहीं हो पाए थे। देन ओके। मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैंने जो मेजर चेंज किया था, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी सभी सब्जेक्ट्स में। हम्म। एंड उस टाइम पे सबसे जो एक चीज बहुत हर्ट करी थी कि मेरा एग्रीगेट 8 मार्क्स से रहा था, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में मैं पास हो चुकी थी एंड 8 मार्क्स से एग्रीगेट रह गया। तो ग्रुप 2 तो पास हो गया था बट ग्रुप 1 रह गया था। एंड तब मुझे अकाउंट्स में 40 मार्क्स आए थे। तो मुझे एक चीज रही कि ठीक है, मेरे मार्क्स पहले अच्छे थे बट शायद इस चीज का भी मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ चलो एडवांस अकाउंट्स मैंने पढ़ लिया एक बार, तो इस बार अगर उसको थोड़ा कम टाइम भी दूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि एक बार अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। तो हम्म। उस वजह से वहां पे मेरी जब राइटिंग प्रैक्टिस छूटी तो वहां पे मुझे दिखा कि हाँ ये एक चीज गलत हो गई कि मैंने ये चीज सोच के कि चलो मैंने एक चीज पढ़ ली है तो अब मैं वापस से कर लूंगी एडवांस अकाउंट्स के टॉपिक्स, तो वहां पे रिवीजन वगैरह में मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गलत हो गई। एंड अच्छा। उसके बाद फिर मुझे जब ये रियलाइज हुआ रिजल्ट पे तो फिर मैंने अपनी पूरी जो मेहनत थी और सारा जो टाइम था अपना पूरा फोकस राइटिंग प्रैक्टिस पर ज्यादा दिया। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश की एंड लकीली उसी टाइम पे आपका बूस्टर प्रैक्टिस बैच आया था जो लाइव होता था मॉर्निंग में। हम्म। तो मैं हम्म। उसको रेगुलर ज्वाइन करती थी और वहां से मेरा एक है ना कंसिस्टेंसी बनी, स्केड्यूल बना कि हाँ आपको 2 घंटे सर के साथ तो देना ही है टाइम। उसके बाद जो होमवर्क आप देते थे उसमें तो वो भी करती थी प्रैक्टिस। तो वहां पे धीरे धीरे मेरा स्पीड भी डेवलप हुआ, क्योंकि मुझे स्पीड में भी दिक्कत आती थी, मैं स्लो राइटर हूँ। तो वहां से मेरी स्पीड अच्छी हुई, मेरी एक्यूरेसी अच्छी हुई क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड सर सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे साथ हुआ वो था कि आपने उसी टाइम पे एमसीक्यू सीरीज लेके आए थे। एंड एग्जाम में तो मैं इतनी खुश हो गई थी एमसीक्यूज देख के कि मैंने कहा अब तो हो गया, इस बार तो एग्जाम्शन पक्का ही है। मतलब ये था कि मैं जब पेपर लिख रही थी तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि इस बार तो एग्जाम्शन आ ही जाएगी। एंड वो ही हुआ, वो राइटिंग प्रैक्टिस आपका बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो मैंने लिया था, हम्म। मतलब वहां से जो मेरा कंसिस्टेंसी बनी कि हाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने का जो टेक्निक था वो पता चला। एंड वो टोटल गेम चेंजर था और उस वजह से ही एडवांस अकाउंट्स में मुझे अब एग्जाम्शन आया है इस बार। ओके। सो यू मीन टू से कि एमसीक्यूज उससे पहले आप कभी करते नहीं थे, एमसीक्यूज हाँ पे आपका उसमें ज्यादा ध्यान होता एमसीक्यूज नहीं की, था?
हाँ, एमसीक्यूज ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ा है तो हो जाएंगे। बट स्टिल मुझे ये चीज भी रियलाइज हुई कि आपको एमसीक्यूज के लिए भी अलग से, जो आप टाइमर सेट करके, आप बोलते थे 10 मिनट्स का टाइमर सेट करो, एक एक केस सिनेरियो क्वेश्चन करो, तो वो हम्म। चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब आप है ना टाइम देके प्रॉपरली फोकस्ड एक चीज पे आप अपना हम्म। फोकस लाते हो ना, कि आपको केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है, वो आपको मेथड पता चलता है। एंड उससे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे एग्जाम में तो। ओके। ओके, ग्रेट। प्राची, जो भी आपने अभी मुझे बताया उसमें से मैंने कुछ चीजें नोटिस की। आपने बोला कि शुरुआत में ओवर कॉन्फिडेंस इसी वजह से आ गया कि फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया दिमाग पे कि हमने स्टार्टिंग की क्लासेस को मिस भी किया तो लगता था ठीक है बाद में अच्छे से हो जाएगा। तो हाँ। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ी गलती रही। मतलब जो शुरुआत आपकी इंटर की रही, आपने वो शुरुआत में ही बैकलॉग्स वगैरह आपके ज्यादा बनना शुरू हो गए थे। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग, मुझे लगता है कि जब हम अपने सी इंटर के स्टार्टिंग के डेज में होते हैं ना, तो कई बार हम ना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते कि हम जो आज जो भी एक्ट कर रहे हैं, हमारे आज के एक्ट कहीं ना कहीं आज से 10 महीने बाद जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं उन पर असर पड़ने वाला है। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल जो आपने दिया। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये बात सच है। आप इंटर में जो भी करते हो, शुरुआत से जो भी करते हो, वो सब आपका कहीं ना कहीं आपके वो 3 घंटे एग्जाम में क्या होने वाला है आपके साथ, वो सब लिखा हुआ हो जाता है कि पहले से ही तय हो जाता है कि देखो तुमने ये हरकतें की हैं, इससे तुम्हारा आगे चल के क्या होगा, चाहे अच्छा या बुरा। तो ये एक मुझे आपसे समझ में आया कि मतलब शुरू से जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दैट वाज वेरी रिक्वायर्ड, राइट? यस सर, कंसिस्टेंसी इज द की सर। इंटरमीडिएट में ये चीज तो है, जितना सिलेबस है ना, उस चीज के लिए आपको एक चीज चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी, उससे हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट क्लियर। और सर वो राइट। 10 मंथ्स आपकी पूरी आगे की जो जर्नी है ना, वो पूरा डिसाइड करते हैं। वहां हम्म। पे अगर आप मेहनत करना सीख गए ना प्रॉपरली, तो फिर मुझे लगता है कि आगे की जर्नी इजी हो जाती है, क्योंकि फाइनल में तो इससे भी ज्यादा सिलेबस रहेगा। करेक्ट, 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 राइट। सो थैंक यू प्राची, आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई कि कैसे आपने बाउंस बैक किया। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स कम टू अवर थर्ड कैंडिडेट, अश्विनी कुमारी। हाय अश्विनी। हाँ सर। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ अश्विनी के बारे में। अश्विनी ने बीच में सीए छोड़ने का भी मन बना लिया था। बीच में उसको लगा कि यार नहीं हो रहा है, चीजें नहीं जा रही हैं, छोड़ ही दिया था सर। छोड़ ही दिया था एक तरीके से। क्या, मैंने ना मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला, छोड़ने का मन। तो शी स्टार्टेड कैट प्रिपरेशन, एमबीए वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह में वो लग गई, पर उसका ना मन नहीं माना। उसको लगा नहीं, मुझे सीए तो करना है कुछ भी हो जाए। सो पहले अश्विनी आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, 40s की लाइन में आपके मार्क्स आ रहे थे। फिर अभी यस आपके सर। मार्क्स 61 एडवांस अकाउंट्स में, राइट? यस सर। यस सर। यस। तो वो एग्जैक्ट कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि सिर्फ आंसर्स रीड करने वाली पुरानी स्ट्रेटेजी अब काम नहीं आएगी? क्योंकि आपने बताया था कि ना मैं सिर्फ पहले बस रीड कर लेती थी, आंसर्स वगैरह रीड कर लेती थी। तो ऐसा और कौन रीड सा करती मोमेंट रहती था? थी सर। हाँ। सर जब मैंने पहले एक्चुअली पहले जब फर्स्ट टाइम सीए एग्जाम दिया, उसके बाद मैं पढ़ती थी क्वेश्चन और आंसर, ये तो मेरे से बन गए, क्लास में किया और बन गए, ये तो हो जाएंगे, चलो हो गया, अब हम्म। चैप्टर पढ़ लिया, इजी लगे, फिर आगे बढ़ गई। फिर एग्जाम दिया तो लगा नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगी, 5 साल लगेंगे मुझे, 3 साल हम्म। आर्टिकल से, फिर फाइनल में क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं। फिर हम्म। कैट करने लगी। उसके हाँ। बाद गई, पहला अटेम्प्ट दिया, 66% आई पैट की। फिर ओके। लगा कि नहीं, अगली बार तो मैं कर ही लूंगी, हो ही जाएगा, मेरे से सब हो जाता है, हो ही जाएगा। फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, 12th में अच्छे स्कोर कर लिए, सब होता है तो मेरे से ये भी हो ही जाएगा। तो मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया स्कैट का। तो उस टाइम मेरे 88 पे आए, लेकिन वीआरसी मेरे बहुत ही वीक थे। जबकि मैं सीबीएसई स्कूल इंग्लिश मीडियम कहते रहते हैं, लेकिन वीआरसी जीरो। लेकिन फिर भी मैंने 1 साल कोशिश किया, तो फिर जाके मैथ्स में मेरे चले गए, -1 मार्क्स आ गए। फिर भी 88% लाए बाकी 2 सब्जेक्ट को लेके। तो मुझे लगा नहीं, मैं जो कर रही थी वो ज्यादा बेटर था, और मैं बीच में करती भी रहती, फिर भी सोचती मैंने क्यों छोड़ दिया, मुझे वो करना हम्म। चाहिए, वो फील्ड में ये सही है, मेरे पूरे इंटरेस्ट ही वही है। मैं अकाउंट्स में स्टार्टिंग से ही 90 प्लस लेके आती थी। अब फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो नहीं होगा, अब तो मैंने जो सोचा है वही करूंगी मैं। तो मैंने ओके। वापस फिर पहले अटेम्प्ट September 25 में देने का सोचा। तो लेकिन मैं जुलाई के आसपास मैंने टैक्स खत्म किया, और जीएसटी जीएसटी तो टच भी नहीं किया था सर एक्चुअली उस टाइम। और अकाउंट्स को भी लेके चल रही थी, धीरे धीरे वो कंप्लीट ही नहीं थे। लास्ट लास्ट में मैंने सबका बस लेक्चर देख देख खत्म कर दिया, और ऑडिट के हम्म। फॉर्म में सबका क्वेश्चन देखती थी, हो जाएगा, डन, ये तो ओके। क्लियर है, हो जाएगा, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। फिर एग्जाम दिया, सब में हो गया, टैक्स में लग गया। मेरे हम्म। जीएसटी तो थे ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे जीएसटी के पूरे बाउंस मार गए मेरे को। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर मैंने उस टाइम यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू किया कि हाँ, दूसरे टीचर को देखूंगी, इन टीचर से नहीं पढ़ूंगी, मेरे से नहीं होगा, इन्हें पढ़ाने नहीं आता, मैंने टीचर को ब्लेम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे हम्म। आप मिले, और बाकी भी फिर भी
स्मार्ट एकेडमी के बारे में जाना, तो मैंने कुछ कुछ यूट्यूब से देखा, फिर बाद में बूस्टर बैच के बारे में पता चला। तो मैंने पहले तो सितंबर के एमसीक्यू पता नहीं 22 लाख या क्या बोलूं, वो मेरे सारे सॉल्व हो गए थे, अप्रॉक्स 28 एमसीक्यू में मेरे आ गए थे, और उस प्रैक्टिकल में मेरे मार्क्स नहीं बने थे। फिर लगा कि हाँ, मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज को कि एमसीक्यू तो मेरे से बन ही जाएंगे। आप जो मुझे एमसीक्यू देते थे, तो मैं उसको कुछ करती थी, कुछ को नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं, मेरे से तो हो ही जाते हैं, सर बोल रहे हैं सब बनाते हैं, तो क्या मैं तो इसको तुरंत ही बना लूंगी। तो मैं पूरा नहीं करती थी, एक्चुअली लिटरली मैं पूरा करती ही नहीं थी। होमवर्क थे उसको सॉल्व सॉल्व किया, और कुछ को किया कुछ को नहीं किया, ये किया, फिर एग्जाम देने चली गई। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा नहीं, अब नहीं होगा, ये ऑडिट फॉर्म मेरे बस की नहीं है। और मैंने बहुत सारे एमटीपी आरटीपी भी सॉल्व किए, हम्म। लेकिन सब, क्योंकि मैंने इंटरव्यू जब सुनती थी तो बोलते थे इतना टेस्ट दिया, इतने मॉक दिए, तो मैंने भी टेस्ट दिए, मॉक दिए, जहां से लिया वहां से इतनी इजी इजी क्वेश्चन रहते थे, मुझे सॉल्व हो जाते थे, तो मुझे लगते थे कि नहीं, हो तो जा रहा है, तब तो क्लियर तो हो ही जाएगा। हम्म। उसके बाद मैंने लास्ट अटेम्प्ट में सर, मैंने किसी का भी मॉक नहीं लिया, कहीं से भी मॉक नहीं लिया, बस सीधे मैंने एमटीपी किया था। सर ओके। अभी जो क्वेश्चन पैटर्न जो अपने सॉल्व चेंज हुए थे, मैंने पता नहीं 24 या पता नहीं किस ईयर के एमटीपी मई के सॉल्व किए थे, उससे काफी मिलते जुलते क्वेश्चन आए थे। तो मुझे जब मेरे क्वेश्चन पेपर आए थे, तो मुझे लगा ये तो मैंने इसी फॉर्म में पढ़ रखा है, इसी फॉर्म में, मैं तो अपनी फ्रेंड सबको बता रही थी कि इसी फॉर्म में मैंने पढ़ रखा था, मुझे लगा था इसी फॉर्म में आएगा, देखो ऐसे आ गए। और मैं 100% पेपर भी नहीं सॉल्व करती थी, क्योंकि ये मुझे लगता था कि जो क्वालिटी जो सुनती थी, क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। तो वो भी मेरे 80 और 20 का रेशियो लेके जो सब बोलते हैं वही चलती थी, वो भी नहीं सुनती थी। मतलब एट ऑल देखूं तो मेरी ही गलती रहती थी। लेकिन लास्ट में मैंने अभी देखा जाए तो सर, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व भी करना है उसको, उसके बाद कहाँ गलती हो रही है आपकी वो भी देखो, फिर उसको सुधारो भी। फिर उसके बाद एएस को भी मैंने करती थी फिर मैंने आपका बूस्टर बैच एक बार लिया, वो दोबारा भी चल रही थी रिकॉर्डिंग में, मैंने दोबारा भी उसको देखा था। पहली बार देख के तो लाइफ में मेरे को हो ही गई थी, फिर मैंने दोबारा पूरा रिकॉर्डिंग देखा। उसके बाद में एक एक एमसीक्यू हुआ चाहे या फिर क्वेश्चन, उस सारे को मैंने खुद से हैंडल अपने उसको सारे सॉल्व किए थे, सौ इस बार बात की कुछ एक भी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब जो शुरू में आपने जो अपने अटेम्प्ट आपके लगे, उसमें आपने ये सीख गए आप कि ना मैं अपने ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस रखती थी, हो जाएगा, हाँ कर लूंगी, हाँ हो जाएगा, ये तो ऐसे ही तो होता है, मुझे पता है इसको कैसे करना है। सब और यही जब सोचते हैं, सेम सब क्वेश्चन जब सोचते एग्जाम हैं। में आता था तो वो वही लगता था कि अब कैसे करूं। ये मुझे लगता है दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, बाकी बच्चे भी यहाँ पर एग्री करेंगे कि कभी ना कभी उन्होंने भी ऐसे फील किया होगा कि लगता है कि हाँ हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर शुरू से ही अपन अगर मान लो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, लिख लिख के कर रहे हैं, तो फिर उसका फर्क अलग पड़ता है, राइट? यस सर, यस सर। यस, यस। सो करेक्ट अश्विनी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं टेक्निकली देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपसे बात की कि आप एमबीए में चले गए, फिर एमबीए से वापस आप आए, तो आपको लगा कि नहीं मेरा फोटे तो यही है। आपको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो मेरा फोटे है, मुझे तो यही करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि ना हमें रियलाइजेशन बाद में होता है, बट देर आए सवेर आए। आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपकी जो गलती रही, यहाँ मैं सबको बोलना चाहूंगा कि ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, अकाउंट्स में भी करते हैं कि हाँ हो जाएगा, बिकॉज हमें ना कई बार हम ना अपने समय पर, अगर हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो अपने टाइम के हम ना सच में हमारे ना सबके अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+, 95+। तो ना अच्छी बात है वो आए, पर वो चीज हमारे दिमाग में इतनी चढ़ चुकी होती है कि बाद में लगता है कि यार ठीक है ना, अकाउंट्स ही तो है, कर लूंगा। तो वो फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, इतना भी मैंने अपने आप को हल्के में नहीं लेना था। तो यस, सो चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, तान्या, तान्या तिवारी। तान्या आपकी आवाज। हेलो सर। हाँ जी, यस तान्या। सो मैं आपको तान्या के बारे में बता दूं, तान्या के साथ भी सेम वही हुआ जो रिया के साथ हुआ। तान्या के 39 मार्क्स आए थे पिछले अटेम्प्ट में, एंड नाउ शी गॉट 74 मार्क्स। उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा, उसने लंबा चौड़ा मैसेज किया, तो मैं मैसेज पढ़ के ही ना स्माइल आ गई कि अरे यार देखो यार क्या, मतलब जब उसने मुझे बताया कि सर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने मुझे बताया कि आपने मेरे दिए हुए मस्ट डू क्वेश्चंस को 2 बार लगाया, है ना? आपने शायद वो 2 बार आपने उसको लगाया। उसके बाद आपने शायद कोई मिस्टेक्स की नोटबुक वगैरह के बारे में आपने कुछ बताई थी चीजें, ठीक है? तो मैं जानना चाहता हूं तान्या, ये मिस्टेक नोटबुक पर जरूर बताना बाकी, कि आपने उसको क्यों मेंटेन किया, उससे क्या आपको फायदा मिला, और कैसे आपने बाउंस बैक किया। तो सर, जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 39 आए थे ना, तो मेरे को ये पता था कि मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सिर्फ, जैसे उसने अभी कहा कि उसने ऊपर ऊपर से देखा, तो आई यूज टू डू दैट द सेम, कि मतलब देखा कि अब तो मैच हो रहा है और कहीं पे अटक गई तो आंसर देख लिया थोड़ा सा और फिर आगे सॉल्व कर दिया, उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना कि अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसको छोड़ देते हैं। बट फिर जब 39 आए, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब तो ऐसे नहीं हो सकता।
फिर आपके जो मस्ट क्वेश्चन थे मैंने एक बार करा, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो कई बार जो क्वेश्चन बहुत हार्ड होते थे आरटीपी एमटीपी के, वो तो लगता ही था कि करना पड़ेगा सर के साथ। फिर करने के बाद ना तो मेरे को कहीं कहीं एक बार करने के बाद रियलाइज होता था कि नहीं ये मेरे को ना याद नहीं रहने वाला। जैसे 2-3 बार मेरे साथ जो शेयर सरेंडर का टॉपिक था ना, तो उसकी एंट्री अलग ही है, कभी कभी वो लॉजिक भी समझ नहीं आता, लॉजिक उतर जाता है दिमाग से। तो शेयर सरेंडर की एंट्री में हमेशा साइड में एक जगह लिख रखी थी फ्रंट में कि अगर शेयर सरेंडर का टॉपिक आया तो पहले मैं ये एंट्री देखूंगी, उसके बाद क्वेश्चन छेड़ूंगी। तो ऐसा मैंने 2-3 बार करा और एग्जाम में फिर से शेयर सरेंडर आया। और इस बार वो मेरे से हो गया था कि मतलब अब तो मेरे को आता है कि शेयर सरेंडर क्या होता है। ओके। तो इसलिए मैं वो नोटबुक मेंटेन करती थी कि ये देखना है ध्यान से। अच्छा। और आपकी जो सीरीज थी वो मैंने 2 बार इसलिए लगाई थी क्योंकि पहली बार तो मेरे को पता था कि नहीं याद रहने वाला मेरे को, और सेकंड टाइम ऐसा था मेरे को लगता भी था कि ये तो मेरे को आता है, बट इस बार सोच रखा था कि करना है, आता वाता है कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा नहीं तो ये फिर से पेपर में वही होना है मेरे साथ कि ये तो आता था पर अब करा कैसे था याद ही नहीं आ रहा। तो हम्म। वही फिर उसको मैंने 2 बार करा तो इस बार वो हो गया था। और जब मैं पेपर दे के आई तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन बच रहा था करीब, लास्ट में जो वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन क्वेश्चन बच रहा था। अब मेरे पास फॉर्मेट बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने जनरल एंट्री सिर्फ जनरल एंट्री करी थी और मेरे को ये श्योर था कि 70 से ऊपर तो जा रहा है इस बार स्कोर। तो मैं अकाउंट्स को लेकर तो बहुत श्योर थी कि अकाउंट्स के नंबर कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद लॉ भी अच्छा खासा चला गया था, बस टैक्स टैक्स में तो मैं बची हूँ, 40 नंबर आए थे मेरे, हम्म। बस बची हूँ मैं। ओके। ओके। सो कुल मिला के मतलब वही सेम कहानी की हमें शुरू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, पर जब हम रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में रहते हैं तो हमसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते, ऑल्दो वो होते इजी हैं पर नहीं बनते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हम बार बार सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो इट इज बेटर टू मेंटेन अ मिस्टेक बुक, सो दैट हम लास्ट में उसको एक बार अच्छे से देख के जाएं कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। सो ये बहुत मुझे ज़रूर बोलनी है सभी बच्चों को कि आप अपनी मिस्टेक बुक ज़रूर मेंटेन करो। फर्क तो पड़ता है जब आप अपनी मिस्टेक बुक को वापस रेफर करते हो कि अच्छा मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद क्वेश्चन करने में फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच तानिया। थैंक मैं सभी बच्चों के पास वापस फिर से आऊंगा, रैपिड फायर में लाऊंगा सबसे लास्ट में। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट कैंडिडेट शांतनु। ये शांतनु। हेलो सर। हेलो शांतनु, कैसे हो आप? बहुत मस्त सर। एम आई यस, ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। सो शांतनु 30s 40 से सीधा सॉलिड 66, है ना? तो ये कहानी आपने जब बताई तो आपने बोला कि आपका एमसीक्यूज पर आप पहले ज्यादा फोकस करते थे और डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आपका फोकस नहीं हुआ करता था, है ना? डोंट टेक मी रॉन्ग, बट हाँ, हम बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो उसको मैं मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि बच्चे चोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे टाइम सेव करने के लिए चोरी कर रहे हैं। तो जो ये आप फिर आपको शिफ्ट हुआ, जब आपने ये शिफ्ट किया तो ये कैसे आपको रियलाइज हुआ और ये शिफ्ट करने से आपको क्या फायदा मिला, ये मुझे आप थोड़ा सा बताओ। इससे प्रॉब्लम कैसे आपकी सॉल्व हुई? ओके सर, तो मैं पहले हमेशा एमसीक्यूज पे रिलाई करता था। सो आई यूज टू डिवोट अराउंड 40 to 45 मिनट्स मेरे एमसीक्यू में ही जाते थे स्टार्टिंग के, ओह। जब मैं 25 वाला अटेम्प्ट लिखा था। सो हम्म। उसकी वजह से मेरा एफिशिएंसी इतना अफेक्ट हुआ कि मेरे अराउंड 24 या 28 मार्क्स का कुछ तो अनअटेम्प्टेड रह गया था पेपर, अच्छा। जिसकी वजह से मेरे 34 मार्क्स बने थे। हम्म। फिर नेक्स्ट टाइम भी मैंने सेम ही गलती की, उसकी वजह से भी 20 मार्क्स का पेपर छूट गया, वापस 40 आए। तो इस टाइम मैंने क्या किया, मैंने एमसीक्यू देखे ही नहीं, मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसमें भी मेरा 14 मार्क्स का छूट गया, अमलगमेशन मार्क्स छूट गया, बट मेरी हम्म। एक्यूरेसी इस बार बहुत अच्छी थी, मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई थी, जिसकी वजह से आई थिंक लास्ट के 15 मिनट्स में मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए और आई स्कोर 22 मार्क्स इन एमसीक्यू अंडर प्रेशर। ओह तो वाओ। यस, तो हो गए 66 मार्क्स, उसकी वजह से पॉसिबल हो गए। अच्छा, तो मतलब पहले आप हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करते थे और आपका टाइम उसमें बहुत ज्यादा जाता था, और आपने फिर सोचा कि नहीं, अब मैं डिस्क्रिप्टिव पहले सॉल्व करूंगा, एमसीक्यू के लिए तो मैं लास्ट में मैनेज कर लूंगा। और अंडर प्रेशर आपने यस। सही भी की है, मतलब 22 मार्क्स अच्छे ही होते हैं एमसीक्यू में। तो मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हमें करना जरूरी है, और इसी को शायद पहले से ही प्री प्लानिंग बोलते हैं कि भाई अगेन मैं वापस प्री प्लानिंग पे आ रहा हूं, जो रिया ने पहले बोलना शुरू किया था कि पहले से ही हम प्री प्लान करके चल रहे हैं। हालांकि शांतनु के भी प्लान पहले यही थे कि मैं एमसीक्यू करूंगा, तो गलतियों को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो यस सर। शांतनु से मैंने ये सीखा, और शायद अपन ये सीख रहे हैं कि गलती भी ना अपनी रियलाइज एक सही समय पर ना हो जानी चाहिए कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूं। बार बार अगर अपन वही करते रहेंगे, और मैंने देखा है, मैंने हर बच्चे का देखा है, बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूं कि जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना तो कुछ भी नहीं समझ में आता, बट ये भी बात फैक्ट है कि 3 से 4 दिन बाद जब हमारा दिमाग चलने लगता है ना, जब फेलियर देखने के बाद, तो हमें रियलाइज होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैंने क्या गलती की। अभी पिछले 3-4 बच्चों में से 2-3 बच्चों ने बोला कि मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई थी। मतलब ये समझ में बाद में आ ही जाता है
कि हाँ गलती तो कहीं ना कहीं मैं कर ही रहा था, पर वो रियलाइज होना बहुत जरूरी है। तो शांतनु को भी समझ में आया कि हाँ कैसे हमने किया, बाउंस बैक किया। शांतनु, आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव पे शिफ्ट हुए तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि यार मैं डिस्क्रिप्टिव पे शिफ्ट हो सकता हूं क्योंकि मैंने इतनी तैयारी की है। क्या प्रैक्टिस थी वो, या कॉन्सेप्ट क्लियर के बेसिस पर शिफ्ट हुए, कैसे क्यों किया सर? सर मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। लाइक मैं पहले ना बस आपके कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस देखता था। लाइक आपने रिवीजन वीडियोस डाले, मैं राइटिंग हम्म। प्रैक्टिस कुछ नहीं करता था उस हम्म। बेसिस पे। आई यूज्ड टू गिव एग्जाम्स, और हाँ। हमेशा मैं 2 बार एग्जाम्स दिया हूँ, तो 2 बार फेल हुआ हूँ हम्म। अकाउंट्स में। तो हम्म। मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मैंने आपकी बूस्टर बैच ली। ओके। उसके बाद आपने एकदम कंसाइज वे में और एकदम जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाया उसमें, हम्म। मस्ट डू क्वेश्चंस के। सो मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस 2 से 3 बार सॉल्व किए इस बार, टाइमर लगा के सॉल्व किए। स्पेशली फॉर मैंने एएस को ज्यादा ध्यान दिया। मैं पहले चैप्टर्स को ही ज्यादा ध्यान देता था, एएस को इग्नोर कर देता था। सबसे पहले मैंने प्रैक्टिकल एएस पे फोकस किया, देन थ्योरी एएस, देन लास्टली आई गो फॉर चैप्टर, और लास्टली मैंने अमलगमेशन और कंसोलिडेशन को रखा एकदम लास्ट में। ओके। तो हाँ, तो उसकी हम्म। वजह से इतना इफेक्ट हुआ कि यस, इस बार हो गया, एग्जाम्शन स्कोर हो गया। मेरे समझ गया। एफिशिएंसी और राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा भरोसा था। हाँ, तो आपने अपनी एफिशिएंसी को बेटर किया, आपने राइटिंग प्रैक्टिस की, जो आपके इग्नोर्ड वाले पार्ट थे आपने उसको फोकस किया। प्लस हाँ ये बात सच है, हमें ना जब बहुत सारे चैप्टर्स हमें जो इजी इजी लगने लगते हैं हम बार बार उन्हीं को करते हैं। हम ना आर्टिफिशियली अपना राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं, आर्टिफिशियली। कि मतलब जो चीज आती है बार बार हम वहीं से शुरू करते हैं, और जो चीज नहीं आती है हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, यस। हाँ मैं कर लूंगा। शायद शांतनु यही कर रहा था, पर उसको समझ में आ गया कि नहीं, मैं बेवजह उन चैप्टर्स को टाइम दे रहा हूं जो चैप्टर्स मुझे आते हैं एनीवेज। तो अच्छा, प्लस यस। कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस देख के लगता है कि समझ में तो आ गया। अगेन सेम पॉइंट जो अश्विनी ने बोला, जो तान्या ने बोला कि हाँ मुझसे तो बन जाएगा कंसेप्ट बेस्ड वीडियो को देखकर। पर जब हम रियली एग्जाम में उतरते हैं हमें रियलाइज होता है कि नहीं बाबा, ये क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना ही है, ये 15 मिनट में करना ही है। काश मैंने इसको पहले 15 मिनट में करने की प्रैक्टिस की होती। तो लगता है कि अच्छा, एग्जैक्टली। तो ये बात फैक्ट है कि अगर हम एटलीस्ट 2 महीने भी अगर हमारे एग्जाम में बचे हुए हैं, और 2 महीने हमारे लिए इनफ होते हैं, आप सभी मानते हो 2 महीने आर इनफ अगर हमने ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया तो? कैन यू प्लीज टेल मी मोर 2 मंथ्स आर इनफ Yes, नाउ, sir. है ना? Yes, sir. तो Yes, मैं वही बोलना चाहूंगा कि 2 महीने में ना, मैं बीच में काट के सबको ये बोलना चाहूंगा कि ना, यस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फैकल्टीज को फॉलो करो, पर अगर आप इन सबको सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की, मेहनत की। लास्ट के 2 महीनों में बस वीडियोस 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 देख देखना इज लाइक, क्या मतलब अपने को लगता है कि हमारी पढ़ाई तो हुई नहीं, हम तो सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हैं, हम अपना आर्टिफिशियली कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे होते हैं। पर हमारा मेन कॉन्फिडेंस डेवलप तब होता है जब हम अकेले में खुद अपने आप को टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, खुद सॉल्व कर रहे होते हैं। और अभी आपको दिखेगा कि ये जितने भी बच्चे हमसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका एक कॉमन मैसेज है कि खुद से तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, डिपेंडेंसी टीचर की छोड़नी पड़ेगी लास्ट के 2 महीने में। यस, थैंक यू सो मच शांतनु। हमारे थैंक पास यू सर। 2 और कैंडिडेट हैं, और ये दोनों हमारे लिए उतने ही स्पेशल हैं जितने बाकी के 5 कैंडिडेट्स थे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन है। और मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि कोई भी जो व्यूअर है वो बोर ना हो। चेतन पे आते हैं, चेतन पाटिल। चेतन से जब मेरी बात हुई तो आई हर्ड कि चेतन की एग्जाम्शन 3 मार्क्स से चली गई, 57 मार्क्स आए थे चेतन के, है ना चेतन, एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस। तो 3 मार्क्स से एग्जाम्शन जाना बहुत अखरता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे कितने सारे बच्चों को मैं फेस करता हूं, मैं जानता हूं। ठीक है ना? तो उसके बाद चेतन ने आरटीआई से कॉपीज बुलवाई। ठीक है, बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं सर क्या करूं, कॉपी बुलवाऊं क्या? आई 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 फील बुलवाऊं क्या, क्या होता है बुलवाऊं क्या, मतलब क्या होता है? बुलवा लेना, मतलब उससे पूछना क्या है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। बुलवाऊं क्या इज नॉट अ क्वेश्चन। तो चेतन, आपने मुझे बोला कि सर मेरे को 57 आए, पर उसके बाद मैंने आरटीआई कॉपीज ऑर्डर की, मैंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। उस पे यार थोड़ा सा खुल के बताओ, ताकि ये समझ आ जाए कि आरटीआई का इंपॉर्टेंस भी क्या है, और आपने फिर कैसे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके कैसे सुधारा। यस सर। सर सो बेसिकली मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया था अभी, सितंबर 25 में। उसके बाद में उसमें मेरा अकाउंट्स 3 मार्क्स एग्जाम्शन रहा था, एंड कॉस्टिंग भी 2 मार्क्स एग्जाम्शन रहा था। ओ, और उस अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ का पेपर हार्ड आया था और टेक्स्ट आया था, तो एग्रीगेट नहीं बन पाया था उस अटेम्प्ट में।
तो मेजोरिटी मेरे फ्रेंड्स का सबका कॉस्टिंग बन चुका था, मतलब उनका एग्जाम हो चुका था और अगले अटेम्प्ट में 5 सब्जेक्ट्स देने थे। और मुझे ऐसा था, इवन दो मैंने अच्छे से मेहनत की थी अकाउंट्स या कॉस्टिंग जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें एग्जामिशन के चांसेस लग रहे थे मुझे, बट उसमें भी मुझे नहीं आया। तो वापस 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, और 50 डेज ही मिलते थे, इस बार रिजल्ट जल्दी आ गया, उस वक्त तो 50 डेज ही बहुत थे। पेनफुल होता है तो वापस से 6 सब्जेक्ट की एक हाँ, सोचना, बहुत पेनफुल होता है बहुत सीरियसली। पेनफुल। और दूसरी बात, एग्जामिशन छूटा, तो वो मैं तो फुल नवंबर डिप्रेशन में था, मतलब कैसे क्या, मतलब ना कुछ एग्जामिशन आया ना कुछ आया। तो मैंने तो मन बना लिया था कि अभी जैन वाला जो अटेम्प्ट है वो स्किप करूंगा अच्छे से 6 सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा ऑडिट वाला पार्ट थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा कि जैन स्किप करूंगा, अच्छे से 4 महीने लगा के अच्छे से पढ़ाई करूंगा, एंड देन May 26 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। अभी अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, डू और डाई वाली सिचुएशंस बना लूंगा। अगर इसमें नहीं होगा तो आई विल डायरेक्टली ज्वाइन माय फादर बिजनेस, और एमबीए वगैरह अगर कुछ रहा तो वो देख लूंगा। तो ये मेरा बेसिक प्लान था, एंड आई थॉट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट वगैरह सब दूंगा इस अटेम्प्ट में, मतलब मेरे साइड से कुछ कमी ना रही इस अटेम्प्ट में। सो हम्म। मैंने अकाउंट्स वगैरह का स्टार्ट किया। अकाउंट्स बेसिकली मेन फंड अकाउंट्स में वही सर, वी हैव टू कवर एवरीथिंग। एएस में तो भी अपन सब कवर अगर किए ना, तो जो चांसेस रहते हैं ना एएस में कि क्वेश्चन अलग अलग एएस से आ गया, और अपन अगर एएस में कुछ खेले तो रिस्क अपन को एग्जाम में रहती है। तो एएस तो कंफर्म करने का। एंड इफ चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर्स भी सॉल्व करना, सिर्फ ब्रांच वाला जो है वो उस वक्त इस अटेम्प्ट के वक्त मैंने उसका भी एनालिसिस किया था, कि बहुत अटेम्प्ट से वो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आया नहीं था। तो मैं इस बार सोच के चला गया था, मैंने इस बार ब्रांच लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ा, सिर्फ एग्जाम के पहले दिन सिर्फ जर्नल एंट्री वाला वन शॉट देके गया था। और वही वो आया था शायद, वही शायद आया था। वही आया था, वही आया था। और वो 6 मार्क का था शायद से, वो 6 के 6 एंट्रीज एज इट इज विद इन 5 मिनट्स में मैं करके ये हो गया था, और कम एफर्ट्स में वो 6 मार्क्स मुझे मिले थे। तो जब मैं कंसोलिडेशन भी सॉल्व करता था तो मेरे टैली हो जाते थे, जब भी प्रैक्टिस करता तो कंसोलिडेशन अमलगमेशन टैली हो जाते थे। तो मैंने जब आरटीआई की कॉपीज मंगाई सितंबर अटेम्प्ट की, हम्म। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार मतलब मेरे तो टैली हो गया था उस अटेम्प्ट के वक्त भी, तो भी हम्म। मेरे किधर मार्क्स कटे वगैरह देखा मैंने उस अटेम्प्ट में, तो 14 में से मेरे को 7 मार्क्स मिले थे। हालांकि मेरी टैली, वर्किंग नोट्स, इवन तो सब प्रॉपर था, सिर्फ 7 मार्क्स थे मुझे। ओके। हाँ, बट सीन ऐसा था उसमें, मुझे एक गलती पता चली मेरी, मैंने वो लास्ट में अटेम्प्ट किया था, और ट्राई टाइम का जो है ना, टाइम कम था लास्ट में मिला मुझे उसके बाद। तो मैंने क्या किया था, वर्किंग नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स अपन जो बनाते ना, तो वो मैंने कम बनाए। एंड जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एज इट इज सब ऐड चलते, मतलब पर्टिकुलर हेड्स के अंदर वो हाँ ऐड करते हाँ चले। हाँ। बैलेंस शीट उसमें टैली हो गई, वर्किंग नोट सही थे, सब अमाउंट सही थे, माइनर माइनस इंटरेस्ट वगैरह सब अच्छे से था। बट जो मार्क्स मिले थे मुझे, वो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स वाले जो थे, वो एक भी मार्क्स नहीं मिला। बाप रे। बैलेंस शीट वाला 1-2 मार्क था, हम्म। और बैलेंस शीट को हार्डली 1-2 ही मार्क अलॉट होते हैं, बाकी 4-5 मार्क्स नोट्स टू अकाउंट्स को मिलते हैं, 5-6 मार्क्स वो अपन स्टार्टिंग में जो वर्किंग नोट बनाते हैं कंसोलिडेशन में उसको मिलते हैं। सो फिर मैंने इस बार वही किया कि अच्छे से नोट्स टू अकाउंट प्रॉपर हेड, मतलब जो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट है, वो हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है, एंड देन नोट्स टू अकाउंट प्रॉपर, नोट्स टू अकाउंट एक दो ज्यादा ही बना के आने का। जैसे कि मतलब मार्क्स तो नोट्स टू अकाउंट्स पर ही मिलते हैं, तो वो हम्म। मैंने देखा, एंड मैं दोनों प्रिपेयर अच्छे से करके जाता था, हम्म। कंसोलिडेशन भी एंड अमलगमेशन भी। सिर्फ छोड़ता था ब्रांच वाला, पर ब्रांच वाला इस बार आ गया मेरे फेवर में, तो फिर मैंने इस बार कंसोलिडेशन छोड़ा था। बाकी अमलगमेशन टैली हो गया था इस बार भी आके। ओके। ओके। तो सो ये आरटीआई से बेसिक। आपको ये समझ में आ गया कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी, आपको कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं, और अकॉर्डिंगली हाँ, आपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की, राइट? हमें जो टॉपर्स की आंसर शीट थी ना, उनसे मैच करके देखा था, जिनको 14 आउट ऑफ 14 वो क्वेश्चन में मिले थे, तो उन्होंने हम्म। जो नोट्स में बने बनाए थे ना, प्रॉपर अगर वो अमाउंट रही, तो तुम वो हैंड राइटिंग कुछ भी मैटर नहीं करती, वो अमाउंट रही तो तुमको उतना मार्क्स मिल जाता। तो सही वो बात है। पर्टिकुलर अमाउंट सही बात मेरे है। बैलेंस शीट में थे, वो अमाउंट्स बैलेंस शीट में थे, बट वो प्रॉपर नहीं थे नोट्स अकाउंट्स के हेडिंग के हिसाब से, तो मुझे मार्क्स नहीं मिले उसके। करेक्ट। 27 तो और आपने 3 मार्क्स। टॉपर्स की भी कॉपीज से आपने कंपेयर किया कि वो कैसे कर रहे हैं, सो दैट मैं जितना हो सके उनको फॉलो कर सकूं। हाँ, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि अकाउंट्स कंसेप्चुअली मेरा स्ट्रांग था, प्रैक्टिस वाइज भी ठीक ठाक था, सिर्फ एक हम्म। माइनर चेंजेस करने थे। एंड फिर मैंने फिर टाइम थोड़ा कम अलॉट किया था मैं अटेम्प्ट के लिए, अकाउंट्स के लिए, हम्म। फिर बाकी सब्जेक्ट्स फिर थ्योरेटिकल में अच्छे से अटेम्प्ट किया। ओके। एंड ग्रेट। ऑल्सो एक बताना चाहता हूँ सर मैं, जो बच्चे बोलते कि मेरा 100 का अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तो आई वॉज द वन जिसका हर अटेम्प्ट में, फाउंडेशन से लेकर इंटर के अभी दोनों अटेम्प्ट में, मेरा 80 मार्क्स का ही पेपर होता था, 20 मार्क का छूटता ही था। इस बार 14 मार्क का जो अपना शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन था वो छोड़ा था मैंने। तो हम्म। एक क्वेश्चन मेरा हर अटेम्प्ट मतलब मॉक टेस्ट में भी छूटता ही था, तो मैंने तो वो समझ लिया कि एक क्वेश्चन छूटेगा तो उसका ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना, बट जो करना है वो अच्छे से करना है। फाउंडेशन में भी वही किया था, इंटर में भी वही किया था, अभी हम्म। 86 का अटेम्प्ट किया था, 66 मिले। बाकी जो करना अच्छे से करना, अकाउंट्स में मार्क्स मिल जाते। तो 100 का अटेम्प्ट करना एंड फिर सब आधा अधूरा छोड़ते जाना, तो उसको कुछ पॉइंट नहीं बनता। पॉइंट नहीं बनता। वो तो मैं शुरू से कहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कम है, तो ये एक्सेप्ट करो
और पहले से ही पता रख के चलो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अगर 10 मार्क का छूटना हुआ छूटेगा, कोई बात नहीं, मैं 90 मार्क का करके आऊंगा पर सॉलिड करके आऊंगा, 85 का करके आऊंगा, 80 मार्क का करके आऊंगा, सॉलिड करके आऊंगा। आपको अपने उस 80 मार्क के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सीधी बात है। वो कॉन्फिडेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि मतलब ना कोई भी मेरा गलत नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो ये सारे बच्चे एक एक करके बार बार वही बोल रहे हैं। मैं सभी बच्चों में एक ही बात समझ पा रहा हूं, हमने प्रैक्टिस की थी, हमने प्रैक्टिस की थी, हमने बार बार प्रैक्टिस की थी। यस, थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच। नाउ हियर कम्स आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंडिडेट, राघव। सो राघव, सबसे पहले तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स स्कोर करना इज कमेंडेबल थिंग। मैं बता दूं, राघव का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, ही गॉट 80 मार्क्स इन अकाउंट्स एंड दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। सो राघव, आपने कहा था, आपने जब मैंने फॉर्म गूगल फॉर्म भरवाया था तो आपने कहा था कि थोड़ा आपको डर लगता था कि आप स्टेप्स भूल ना जाओ, आपको ये डर था कि ब्लैंक ना हो जाऊं, मैं अचानक से ब्लैंक हो जाऊंगा या स्टेप्स ना भूल जाऊं। फिर आपने बताया कि आपने कुछ प्लानर वगैरह कुछ फॉलो किया था, डाउट्स वगैरह आपने क्लियर वगैरह किए थे, तो उसके बारे में प्लीज अच्छे से खुल के बताओ। और आपने अपने डर को कैसे भगाया, क्योंकि आपको डर लगता था कि मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। ऑनेस्टली मुझे हमेशा एक फेयर रहता था कि एग्जाम में प्रेशर में मैं कहीं ब्लैंक ना हो जाऊँ या किसी क्वेश्चन का स्टेप मिस ना हो जाए। लेकिन आपने जो प्लानर बना के देते थे, मतलब आप फ्री रिसोर्सेज में एक प्लानर अपलोड किया करते थे, तो वो इतना वेल डिजाइंड होता था कि उसमें हर एक चीज कोऑर्डिनेट होती थी। मतलब अगर पहले आप कंसोलिडेशन रख रहे हो, उसके बाद जॉइंट वेंचर रख रहे हो, तो मुझे गधा मजेरी नहीं करनी पड़ रही है कि मैं पहले जॉइंट वेंचर पढ़ के फिर कंसोलिडेशन वही पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता था। और कभी ये टेंशन नहीं होता था कि आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि सब वेल सेटल्ड था। मतलब इसके बाद ये मेरा प्लान रहेगा। और सबसे ज्यादा मुझे मतलब मैंने मल्टीपल रिविजन किए थे, तो उससे मुझे हेल्प मिली थी। और जब भी कोई डाउट आता था मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर देता था। और मैं आपको हेड्स अप कहना चाहता हूँ कि आपने मेरा हर एक डाउट मुझे रिजॉल्व करके दिया है। मतलब आपके पास इतने बच्चे होते हुए भी आपने मुझे रिप्लाई दिया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो ओके। मच सर। राघव बोलना बहुत कुछ चाह रहा है पर वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है। राघव, मैं बोलूंगा कि यार मेहनत आपकी रही है, वो तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे छूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। गलतियां हर हर किसी से होती हैं, हम भी इंसान हैं। अब आपने कहा कि आपको डाउट्स के रिप्लाई भी टाइम पे आते थे और प्लानर वगैरह, तो हाँ ये तो है कि यार प्लानर को अगर मेरे दिए हुए किसी भी प्लानर को अगर कोई भी शुरू से ढंग से फॉलो करे ना, तो वो उसकी प्रॉपर चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अब होता क्या है, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे, सर वो आपका प्लानर कुछ मिलेगा क्या? मैं बोलता हूँ यार मैंने तो 1 महीने पहले दे दिया था, प्लानर तो मैंने बहुत पहले दे दिया था, कहाँ है भाई तू? तो यू नीड टू बी वेरी लाइक ना, फैकल्टी से के साथ में रहना बहुत जरूरी है। राघव से बात करके मुझे ये समझ में आया कि राघव वॉज ऑलवेज यूज टू टच विथ मी, डाउट्स के जरिए ही सही, कम से कम। तो अगर कोई बच्चा बार बार टच में रहता है ना, तो वो अपने आप उसको कॉन्फिडेंस अपने आप फील होने लगता है। राघव, आपने ये बात फील की होगी कि हाँ ठीक है सर। यार, सामने वाला है बार बार रिप्लाई कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा 10-20% तो ऐसे ही बढ़ जाता है। सर और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि बाकी फैकल्टी सिर्फ रिजल्ट आने के बाद जूम मीटिंग लेते हैं, लेकिन आप ही इतने सारे जूम मीटिंग लेते हो। मतलब विद इन, मतलब जब पढ़ाई चल रही होती है तभी भी आप जूम मीटिंग लेते हो डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। देखो, ज्यादा मेरी तारीफ मत करो तुम सब लोग, क्योंकि क्या है, सबको लगेगा कि मैंने तुम लोग को स्क्रिप्ट दी है, ठीक है? नहीं तो सर। मेरे को ज्यादा तारीफ मत करो। और अगर करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे वो स्टोरी डाल दूंगा, वो मैं अलग से कर दूंगा। चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच राघव। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सबके अच्छे एग्जामिशन वगैरह आए, आपने कैसे बाउंस बैक किया। आप व्यूअर्स को मैं बोलना चाह रहा हूं, आपने देखा होगा मैंने हर कैटेगरी का बच्चा यहां पर रखा है, हर कैटेगरी का बच्चा। मेरा एक ओपन क्वेश्चन है कुछ बच्चों से, अगर कोई मुझे जवाब देना चाहे, बिकॉज आप में से कुछ बच्चों ने बोला था अबाउट एमसीक्यू सीरीज, अबाउट दैट्स इट बुक। मैं स्पेशली दैट्स इट बुक पे पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जिन आप में से कुछ बच्चे थे जिन्होंने दैट्स इट बुक के बारे में बोला कि उसने बहुत लास्ट में कहा, हमें हमें हेल्प किया, क्योंकि दैट्स इट बुक से हमारा रिवीजन जल्दी हो गया, कुछ बच्चों ने ऐसा बोला था, एमसीक्यू सीरीज वगैरह। तो प्लीज आप उस पर बताओ ना, कि जैसे प्राची या तान्या, किसी ने तो शायद बोला था इस पे। जी सर। यस प्राची। सर दैट्स इट बुक तो मैंने इस अटेम्प्ट में ऑर्डर करी थी। एंड सर उसकी सबसे जो मुझे मतलब जो हेल्पफुल चीज़ थी वो थी, जैसे आपको कभी भी पूरे चैप्टर में डाउट नहीं होता है,
आपको कई बार कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में ही डाउट होता है, तो वो इतने अच्छे से बुक प्रिपेयर्ड थी, इतने अच्छे से वो बनी हुई थी कि आपको जिस टॉपिक पे डाउट है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाउट है ना, तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मेट को ओपन करो और आप एक बार उसको गो थ्रू करोगे, तो आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कभी अगर मैं किसी टॉपिक में अटक भी रही थी, तो मैं दैट्स इट बुक के उसी टॉपिक पे डायरेक्टली जंप करती थी और मेरा वो जो डाउट रहता था वो रिजॉल्व हो जाता था, एंड देन मैं अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाती थी क्वेश्चंस की। ओके, ओके, यस। एंड तान्या, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कुछ बताया था। यस सर, मैंने बताया था कि जो दैट्स बुक है ना, उसमें लाइक कॉन्सेप्ट्स को इतने छोटे तरीके से और करके लिखा गया है ना, कि जैसे अगर आप कभी बहुत ज्यादा लग जाओ कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जानना है, इस कभी कभी पता होता है पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में ये वाला पॉइंट उस जगह पे था, करेक्ट, और वो वो दैट तो बुक में ना वो हो जाता है कि लाइक पता है मुझे बस वही देखना है और मैं आगे कर लूंगा, मेरे को पूरा उलझने की जरूरत नहीं है उस चैप्टर में, हम्म। वरना फिर से वो वन शॉट 1.5 घंटे का देखो, उसको पॉइंट आउट करो, वो बहुत मुश्किल पड़ता है फिर। राइट, राइट। चलो, ग्रेट। चलो, अभी हमारे पास लास्ट के 5 से 6 मिनट से मैं आपको सभी लोगों से एक सवाल पूछूंगा, एक एक सवाल, मतलब एक कॉमन सवाल होगा जिसको सबको जवाब देना होगा, और मैं नाम लूंगा, फिर आपको जवाब देना है। मतलब आई विल डिसाइड द सीक्वेंस, जिसका मैंने नाम लिया उसको जवाब देना है। दिस इज गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड, जहां पर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। ठीक है? आर यू गाइस रेडी? ठीक है, एक ही क्वेश्चन का सबको जवाब देना है, मैं आपसे सबके नाम लूंगा। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन रैपिड फायर इज if a student is scoring 40 marks in their mocks right now, what is the one thing they must change today? अगर किसी के 40 मार्क आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट देके, तो उनको ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज करनी चाहिए? चेतन। फर्स्ट थिंग दे शुड कवर ईच एंड एवरीथिंग, मींस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में सिलेबस कवर करना इज मोस्ट प्रायोरिटी थिंग, क्योंकि 40 आना इज द ओनली थिंग, आप किधर तो भी छोड़ रहे होगे पेपर, तो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन द पेपर, एंड ऑल्सो सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दो टॉपिक छोड़ो तो दैट्स इट, बट मेजोरिटी टॉपिक्स मत छोड़ो, ईयर्स कंप्लीट करो, एंड चैप्टर्स में फिर आप सैम्पलिंग लगा सकते हो, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, अश्विनी। यस, यस सर। मेरा ये कहना है कि सर जो भी मैंने मॉक्स देखा उसको एनालाइज करो कि हर जगह कहाँ मिस्टेक हुई। जैसे मैंने दिया तो मुझे, मैंने नोटिस नहीं किया लास्ट टू लास्ट कहाँ गलती है, लेकिन मैंने जब बाद में नोटिस करना शुरू किया, उसको ट्रेंड को फॉलो किया अपने आंसर को, तो मुझे पता चला हर जगह में कॉमन ही मिस्टेक हो रहे हैं, जो कि मैं खुद सिर्फ एक एक पेपर एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बार मैं 3-4 पेपर लेके देखूँ तो मुझे पता चलेगा हर जगह मेरी सेम मिस्टेक ही फॉलो करते जा रहे हैं सर हम। तो मैं ओके, कहूंगी कि कंप्लीट तो करो, पहले तो अटेम्प्ट पूरे करो, उसके बाद एक एक मॉक के बाद 3-4 मॉक को भी एक साथ देखो कि कहाँ गलती तुम्हारी कॉमन मिस्टेक है, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ग्रेट, बस ग्रेट। सर। रिया। सर अगर 40 अभी आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 100 मार्क्स का पेपर कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तो करेक्ट, वेन एवर यू आर गिविंग द पेपर वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पा रहा है 100, एटलीस्ट ट्राई टू कवर 90 मार्क्स पेपर, तभी आप एग्जाम्शन ला पाओगे। इट इज ओनली पॉसिबल बाय कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया आपने। 40 आ रहे हैं मतलब आप पूरा पेपर अभी तक अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 80-90 तक तो आप नहीं पहुंच पा रहे हो। यस, यस। राघव। सर मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है तो बच्चे को मतलब मोस्टली सारे चैप्टर कवर करके जाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कैसे करते हैं, सिर्फ अमालगमेशन करते हैं और कंसोलिडेशन छोड़ देते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन P&L का क्वेश्चन आ गया तो उसके मतलब प्री के मार्क्स चले गए, ऐसे हो जाता है। तो उसको बेसिकली हर एक चीज कवर करके जाना चाहिए। हर एक चीज कवर करके जाओ। गुड। प्राची। सर पहली चीज तो यही कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड सर दूसरी चीज, आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो ना उसमें एक्यूरेसी आपकी होनी इंपॉर्टेंट है। मतलब भले आप 70, 80, 85 मार्क्स, 90 तक का भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पर उसमें अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे ही। करेक्ट, करेक्ट, वो गुड। चीज है। यस, तान्या। सर मैंने जहाँ तक देखा है, कभी कभार ना ऐसे दो केस होते हैं कि लाइक एक बच्चा है जिसको सब कुछ आता है बस थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो सब में पूरे मार्क्स नहीं ले पा रहा है, उसके 40 आ रहे हैं। और एक केस ऐसा होता है कि उस बंदे को थोड़ा सा ही आता है पर वो बहुत अच्छे से आता है। तो फॉर द वन जिसको अच्छे से आता है उसको, और जो बचा हुआ सिलेबस उसको कंप्लीट करो, आराम से एग्जाम्स स्कोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है ना, ही नीड्स प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस की करो भाई, वरना ये 40 में ही अटके रह जाओगे, 60 तो छू नहीं पाओगे। करेक्ट, करेक्ट, रिगरस प्रैक्टिस। शांतनु।
सर पहली बात तो सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करो, और उसके बाद एबीसी एनालिसिस पे डिपेंड मत करो। रैंडम यूट्यूबर्स राइट, के वीडियो मत देखो यार कि ये वाले प्रायोरिटी करके जाओ, ये वाले आएगा, ये ऐसा मत देखो यार। सब सब करके जाओ। वो ग्रेट। मैंने वही किया था, दो अटेम्प्ट लग गए मुझे, नहीं निकलेगा ऐसे करके। नहीं सब निकलेगा। पूरा करके जाओ भाई सिलेबस। सही बात है, सही बात है। चलो, अब नेक्स्ट रैपिड फायर पर प्लीज मेक योर वर्ड्स वेरी लिमिटेड, हो सके तो एक वर्ड में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा रखा है। मेरी क्लास का, मेरी जय चावला सर की क्लास का सबसे ज्यादा मजे देने वाला टॉपिक कौन सा लगा आपको, तान्या? सबसे मजेदार? सर कंसोलिडेशन। ओहो। आप शांतनु? आपसे ज्यादा इजी किसी ने नहीं बनाया उसको। ओहो ओहो। शांतनु? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, निधि भाभी वाला। ओहो। अच्छा। प्राची? सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर ओके। उसमें जो P&L का डेबिट बैलेंस कचरा कचरा बोल के करते थे ना, वो बहुत मजा आता था। अच्छा, इसीलिए कचरा कचरा। ओके। ओके, राघव? शेड्यूल 3। शेड्यूल? अरे बाप रे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भाई, क्या बोल रहा है? अच्छा, मतलब शेड्यूल 3 का मैंने डिटेल में पढ़ा है इसीलिए क्या? हाँ सर, मतलब सबसे इजी वाला है इसीलिए। ठीक ओके, है। रिया? मजेदार टॉपिक सबसे ज्यादा? सर अमालगमेशन, क्योंकि वो बैग वाला जो एग्जांपल आप देते थे, कौन सा? ट्रांसफरी। ओ, अमालगमेशन। बैग वाला एग्जांपल। हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ यस मेरा सर। हाँ, झोला। यस यस यस। ओके, यस। अश्वनी, मजेदार टॉपिक? सर मैं तो प्राची के साथ हूँ सर। अच्छा, कचरा। मैं तो प्राची के साथ हूँ। ओके, ग्रेट। और चेतन? सर कंसोलिडेशन, आपने वो लास्ट में समरी करके दी थी ना कंसोलिडेशन की, तो वो बहुत हेल्पफुल हुई थी। एंड उसकी अच्छा, वजह से कंसोलिडेशन हर अटेम्प्ट में हर बार टैली होता था मेरा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी कंसोलिडेशन। ग्रेट। ओके। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। पहले मुझे ये बताओ, एग्जाम में तुम लोगों की बैलेंस शीट कोई टैली हुई थी? सर बैलेंस सारी शीट? हुई थी। हाँ हाँ, सर हुई थी। हुई थी। सिर्फ अमालगम। सारी यस सर, सारी। सारे क्वेश्चंस यस की सर। हुई थी एक आध तो सर। हुई थी ना, कम से कम एक तो हुई थी ना? एक हाँ एक किसी ना सारी किसी हुई की। थी सर। ठीक है, सारी हुई थी। हाँ तो नाउ सर। क्वेश्चन इज, जब एग्जाम में बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम में टैली हो गई थी, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आई होगी आप लोगों को, उसको अगर तुम्हें बॉलीवुड की एक मूवी के डायलॉग के थ्रू या किसी गाने के थ्रू अगर डिस्क्राइब करना पड़े तो कैसे करोगे? सर रिया? मिरेकल। चलो, तान्या, तान्या बोलो, बोलो तान्या। यस। सर अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, मिरेकल मिरेकल, वो याद आता है उस टाइम पे। फिर से कौन सा वाला? मिरेकल बोलता है ना वो उस हाँ, मूवी में। मेरे कल। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, हाँ। वही। ओके। यस, रिया? सर एक है ना कि आप तो फाड़ ही देंगे, वैसी वाली फीलिंग आई थी, अब तो हो ही ओहो। गया। अच्छा, प्राची? सर वो सॉन्ग याद आता है, आज मैं ऊपर हंसवा दीजिए। ओके, अश्विनी? सर मेरे को एक गाना याद है, हाँ मैं डिस्को डांसर, तो मेरे को पूरी डांस करने का लिटरली मन कर रहा था क्लास में। अच्छा, बैलेंस शीट टैली हुई तो डांस एक करने ही का मन टैली कर हुई रहा थी, एक ही टैली हुई थी, लेकिन उस पे भी मैं खुश हो गई थी। था। ओके, चेतन? सर वो एक डायलॉग है, कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, तो वो एक डायलॉग है। ओहो, अपनीच भगवान है। हाँ। राघव? आज की पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा, शांतनु? तो वो कुणाल खेमू का गाना है ना, मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। अरे, मेरे ही इशारों पे चले। ये वही हो गया, अपनीच भगवान है। वही वही। चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो गाइज, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके, तुम लोगों की स्टोरी सुन के मैंने बहुत सारी चीजें राइटिंग की हुई है, लिखा है, ताकि आगे मैं ये चीज बता सकूं बच्चों को। सीखने को मिलता है यार, हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड वन थिंग आई वुड से कि ये जर्नी तुम लोगों की जर्नी में अप एंड डाउन बहुत आए होंगे, चाहे राघव फर्स्ट अटेम्प्ट का हो या फिर कोई भी आप में से हो जिसके 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, पर मैं इतना जानता हूं, मैं इन सब बच्चों को बताना चाह रहा हूं कि यार ये जो जितने भी 7 बच्चे या जो भी बच्चे पास हो जाते हैं ना, फिर सबको लगता है हाँ ये जर्नी वर्थ इट थी। सबको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अप एंड डाउन आए, रोलर कोस्टर राइड आई, पर लास्ट में ना इट वॉज रियली वर्थ इट। हमें समझ आया कि हमने क्या गलतियां की और उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे लोग अब अपनी जो सीए फाइनल की जर्नी है, आर्टिकलशिप की जर्नी है, उसको बहुत इंजॉय करोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल को क्लियर करोगे, रैंक लाओगे। मेरी तो यही इच्छा है कि रैंक लाओगे, और मैं फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा अगली जूम पे जब तुम सीए फाइनल को भी क्लियर कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।
आप सबने बहुत अच्छे से अचीव किया है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन गलतियों को आप सुधार के जो भी आपने किया उससे आपको समझ आएगा, तो अब आप फाइनल में भी उतना ही ध्यान दे पाओगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट में कुछ कंक्लूडिंग नोट अगर आपको देना हो सभी व्यूअर्स के लिए तो प्लीज वी स्टार्ट विद चेतन, बहुत ही शॉर्ट। हाँ, एट द लास्ट मुझे एक शायरी बतानी है, जो भी अभी फेल हुए हैं और जिनको अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो डोंट लूज होप्स, और जो भी एफर्ट्स आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में किए तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर अटेम्प्ट। तो वो एक शायरी मैं बताना चाहता हूँ। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, इस मिट्टी में पैदा हुए और इस मिट्टी में ही मिल जाओगे। दफन है सीने में जो तेरी जान, दफन है सीने में जो तेरी जान, जला कर राख कर दे। क्यों गलतियों का मलाल करता है, क्यों दुखी होता है, क्यों परेशान होता है। जो तेरे पास है, जो तेरे पास है, उसी से कर जा कमाल। काल के कपाल पर तांडव करके तू आग के दरिया को पर कर जा। प्रचंड अग्नि बन के तू आग के दरिया को पर कर जा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी ग्रेट, वंडरफुल बहुत बढ़िया। अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। यस, थैंक्स अ लॉट। अश्विनी, वेरी शॉर्ट एवरीवन। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूंगी कि थोड़ा मॉक पे जाना सर। एक्चुअली एक और चीज मुझे इंक्लूड करनी थी, मैं छूट गई। सर मैं अपने टाइम पे भी चैट जीपीटी बहुत यूज करती हूँ। क्वेश्चन दिया चैट जीपीटी को और आंसर मिला, लेकिन सर 100% करेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद यस सर, और मुझे लगता था कि मेरे ही आंसर गलत है, फिर मैं उसके पीछे राउंड एंड राउंड राउंड राउंड। तो थोड़ा एआई यूज कम करे अपने नोट्स को, बुक्स को। और एक और चीज सर, आपकी जो हैंड रिटन नोट्स थे ना सर, सर लास्ट मतलब मेरे को लगता है 1.5 डे सब बोल रहे हैं, मैंने उसको पूरे मतलब पेपर से कुछ देर पहले कुछ कुछ मुझे नहीं याद, मैंने उसको बहुत स्क्रॉल किया और सच में वो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल हुए। तो लास्ट में हैंड रिटन नोट्स तो सबको देख के ही जानी चाहिए, चाहे कोई आपके खुद के स्टूडेंट हो या फिर कहीं के भी हो। तो मैं तो कहूंगी मॉक टेस्ट दो सर, के नोट्स को फॉलो करो और ऑल द बेस्ट। चलो ग्रेट। तान्या, सर मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तुम्हें पता है तुम्हें अब क्या करना है, तुमने कहाँ गलती करी थी, जस्ट उसको इम्प्रूव करो। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहो, बस गोल पे फोकस करो, पक्का हो जाएगा इस अटेम्प्ट में। ग्रेट ग्रेट। राघव, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स बिग रिजल्ट। करेक्ट, वेरी गुड। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली जरूरी है, अभी से ही कंसिस्टेंट होना जरूरी है। करेक्ट। प्राची, सर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड जितनी हो सके उतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, इट विल बी द गेम चेंजर इन योर एग्जामिनेशंस। करेक्ट, वेरी गुड। रिया, तो फर्स्ट इसकी ड्रीम करो बहुत बड़ी चीजों को, और हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, राइटिंग प्रैक्टिस, एंड द मेन थिंग इज ऑलवेज प्री प्लान एवरीथिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। सही बात है। बड़े सपने नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा। बड़ा तो सोचना पड़ेगा, बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। छोटे छोटे में ही अगर अपन टारगेट का सोचेंगे तो फिर अचीव भी छोटा ही होगा। करेक्ट। शांतनु, नेवर गिव अप एंड कीप फेथ इन योरसेल्फ। लाइक अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाओ यार, तुमको दूसरे क्या कर रहे हैं इससे अफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। जस्ट अपने पाथ पे चलते रहो, या हो जाएगा सर। इट ग्रेट विल बी वर्थ इट। ग्रेट। मैंने किसी को मिस तो नहीं किया ना, सबका हो गया। तान्या, आपका हो गया ना? यस। सो मुझे ना पता नहीं, सीए इंटर पास होने के बाद बच्चे इतने मिच्योर हो जाते हैं क्या? हाँ, तुम लोग इतने मिच्योर क्यों लग रहे हो मुझे? मतलब इतनी मेच्योरिटी वाली बातें कैसे कर पा रहे हो तुम लोग? सो डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं और तुम लोगों को सबको पता है मेरी आदत है, मैं कैसे थोड़े मस्ती मजाक करता रहता हूँ। तो यस, यू गाइज आर एक्चुअली गेटिंग मेच्योर्ड डे बाय डे, और यही जीवन है यार। सीए सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता। अब तुम लोग कह सकते हो कि सीए ने सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई, सीए ने ना हमें हमारे जीवन में ना बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाना सिखाया है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गलतियों को सुधारना है। मुझे लगता है सीए ना हमारी पर्सनालिटी डेवलप करता है। क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर। करेक्ट करेक्ट। तो यस चलो, ऐसे ही हंसते खेलते रहो और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया स्माइल करते रहो हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अपन मिलके ऑल द बेस्ट बोलेंगे सबको। 3 2 1 गो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस। और हाँ, एक सबसे लास्ट में अपना वाला एडवांस अकाउंट्स की जय वाला, ठीक है? सब लोग बोलेंगे मेरे यस सर। साथ। चलो स्टार्ट भी ऐसे से हुआ था। यस, हाँ क्या? स्टार्ट भी ऐसे से हुआ था। मैं तो वेट कर रही थी सर ये लाइन का। सर प्लीज एक बार बोलो ना, बोलिए ना। तो चलो, मेरे को ना आप लोग सब बोलेंगे एडवांस अकाउंट्स की जय, उससे पहले मैं आपको बोलूंगा बोलो ना, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. आपको सबको बोलना है एडवांस अकाउंट्स की जय, ठीक है? तो बच्चों बोलो ना। एडवांस अकाउंट्स की जय। अकाउंट्स की जय। चलो गाइस, एडवांस अकाउंट्स की जय। ऑल द वेरी बेस्ट।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी अपन मिलते हैं, ठीक है? बी इन टच विथ मी। चलो, यस थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank थैंक सर। यू Bye. सर। यस, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। Good night. चलो अपन अपन तुम रुक जाओ, इनको पहले व्यूअर्स को अपन बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। चलो व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।